ओके गाइस, आज हम देखते हैं क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन। और देखो, जब रिलेशन और फंक्शन हमने 11th में भी पढ़ा होता है, और इससे पहले हमने देखा था कि रिलेशन क्या होता है। तो सेट के बीच में कोई कनेक्शन होता है, उसको बताते हैं, वो रिलेशन होता है। और तो रिलेशन से पहले हमें सेट के बारे में पता होना चाहिए गाइस। तो एक बार हम थोड़ा सा हल्का सा सेट का इंट्रोडक्शन देखते थे, फिर हम बात करते हैं रिलेशन की। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेट। सेट क्या होता है? सेट होता है ए सेट इज ए well defined collection of object। यानी कि सेट जो होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है किसका? ऑब्जेक्ट का। सपोज कीजिए कि यहाँ पर आता है वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो सबको पता है कि भाई कलेक्शन किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना कलेक्शन होता है। तो वेल डिफाइंड क्या होता है? यहाँ पर वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि कलेक्शन जो होता है वो चेंज नहीं होता है पर्सन टू पर्सन। कलेक्शन शुड नॉट चेंज या फिर पर्सन टू पर्सन। यानी कि कलेक्शन जो होता है ना वो चेंज नहीं होता है पर्सन टू पर्सन। यानी एक पर्सन के रेस्पेक्ट में कुछ और, दूसरे पर्सन के रेस्पेक्ट में कुछ और। जैसे कि नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो सब कहेंगे सर 1 से शुरू होगा, 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक चलेगा। तो ये क्या है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर ना, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर की बात करें तो वो क्या है? सेट हो जाएगा, है ना। नेचुरल नंबर का कलेक्शन मैं करूँगा तो भी ये भी होगा, आप करोगे तो भी ये कलेक्शन नेचुरल नंबर का तो यही रहेगा। अब मैं बोलता हूँ कि कलेक्शन ऑफ एनी 2 फेवरेट सब्जेक्ट, यानी कि आपसे पूछा जाए कि कलेक्शन ऑफ एनी 2 फेवरेट सब्जेक्ट, आपकी कोई भी 2 फेवरेट सब्जेक्ट का कलेक्शन पूछ लिया जाए। तो मान लो रीना ने क्या कहा कि मेरी फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश एंड हिंदी। राम ने कहा नहीं सर, मेरी तो फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश एंड मैथ। तो दोनों के रेस्पेक्ट में, यानी कि रीना के रेस्पेक्ट में इसका कलेक्शन, फेवरेट सब्जेक्ट का कलेक्शन जो है वो क्या हो गया? इंग्लिश और हिंदी। और इसके राम के में क्या हो गया? फेवरेट सब्जेक्ट का कलेक्शन क्या हो गया कि इंग्लिश और मैथ। यानी कि यहाँ पर कलेक्शन जो है पर्सन टू पर्सन वरी हो रहा है, यानी कि चेंज हो रहा है ना, अलग अलग आ रहा है। तो इस पर इसके रेस्पेक्ट में अलग है और इसके रेस्पेक्ट में अलग है। अगर कलेक्शन पर्सन के रेस्पेक्ट, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के रेस्पेक्ट में चेंज हो जाता है या अलग हो जाता है तो वो सेट नहीं हो सकता। तो सेट क्या होता है? एक कलेक्शन होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है क्योंकि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के रेस्पेक्ट में वो कभी भी चेंज नहीं होता है गाइस, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट का। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट 2 तरीके से करते हैं। एक होता है 2 तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है। एक होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि सेट के सभी एलिमेंट को अलग अलग इन कोमा से अलग अलग करके लिखा जाता है। जैसे कि ये जो फॉर्म है कि एक सेट ए है, सपोज कि ये एक सेट ए है, उसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं 1 2 3 4 और 5। यानी कि जब सेट के सभी एलिमेंट्स को अलग अलग लिखा जाता है और एग्जैक्टली लिखा जाता है को, तो उसको क्या से बोलते हैं, और ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, तो वो कैसा होता है? वो रोस्टर फॉर्म होती है सेट की, ठीक है। और अगर इसी सेट को अगर हम स्टेटमेंट के रूप में लिखा जाए, किसी एक कॉमन प्रॉपर्टी के स्टेटमेंट के रूप में लिखा जाए कि सेट ए इक्वल टू ऑल एलिमेंट ऑफ द सेट ए सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5, लेस देन 6। यानी कि x क्या है? नेचुरल जो कलेक्शन ऑफ है ऑल एलिमेंट, x एलिमेंट है ना, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट x इज ए सच, मतलब x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। यानी कि x क्या है? नेचुरल नंबर है, वो भी किससे छोटा? 6 से छोटा है, सभी 6 से क्या छोटे? तो 1 2 3 4 5, ये x क्या है? नेचुरल नंबर है। यानी कलेक्शन ऑफ ए ऑल एलिमेंट x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर ऑफ लेस देन 6, ठीक है। तो इसको यहाँ पर ये जो है इसको क्या पढ़ा जाता है? इसको सच दैट पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है?
इसको क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं या फिर टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, और इसको क्या कहते हैं, इसको सेट बिल्डर फॉर्म कहा जाता है। तो दो तरीके से सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। एक वेन डायग्राम में भी सेट को रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है गाइस। अब देखते हैं सेट में हमने कुछ सिंबल्स देखे थे, हमारे काम आए थे। वो सिंबल्स अगर आपको याद रहते तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सेट पढ़ने में और रिलेशन पढ़ने में। तो ये सिंबल क्या क्या थे, एक था एप्सिलॉन, फिर आपने देखा था एक फाई, फिर एक होता है सबसेट, एक होता है यूनियन और एक होता है इंटरसेक्शन। ये कुछ सिंबल्स है गाइस, ये हम सारे सिंबल्स सेट में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एप्सिलॉन का। एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन का मतलब होता है बिलोंग्स टू, यानी कि कोई भी एलिमेंट है बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है बिलोंग। तो बिलोंग्स टू इसका मतलब है कि अब जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी एक एलिमेंट इसमें है ना, जैसे कि A1 बिलोंग्स टू A, यानी कि क्या है कि 1 जो है A का क्या है, एक एलिमेंट है। 1 जो है A का क्या है, एक एलिमेंट है, यानी कि 1 बिलोंग्स टू A है। और वहीं अगर मैं लिख देता हूँ कि अब मैं लिखता हूँ 6 बिलोंग्स टू A, यानी कि 6 A में बिलोंग्स करता नहीं करता, तो 6 नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू A, 6 इज डज नॉट बिलोंग्स टू A। तो ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है, इसमें या तो उसका एलिमेंट है या उसका एलिमेंट नहीं है, इस तरीके से लिखते हैं गाइस। ओके गाइस, अब देखते हैं फाई का। बिलोंग्स टू का सिंबल पता चल गया, अब देखते हैं फाई। फाई क्या है, वैसे एक प्रॉपर सेट के लिए कब बोला जाता है कि एक एम्प्टी सेट या फिर नल सेट या वॉइड सेट, तीनों सेट के लिए एम्प्टी सेट या फिर नल सेट या फिर वॉइड सेट, ठीक है, इन तीनों ही सेट बोल सकते हैं। या तो उसको एम्प्टी सेट बोलते हैं या नल सेट से बोलते हैं या वॉइड सेट बोलते हैं। जो इसको हम किससे बोलते हैं कि फाई बोलते हैं, जिसको हम लिखते हैं कि फाई, जिसमें लिखते हैं फाई। फाई का मतलब होता है खाली। ऐसा सेट है ना, ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, एक ऐसा सेट जो एक भी जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता है, कि एक भी एलिमेंट नहीं होता। अगर इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा, है ना। तो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अगर मैं इसमें लिख देता हूँ ऐसे कि A इक्वल टू क्या है, X, एलिमेंट ऑफ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट X, ठीक है, सच दैट X इज नेचुरल नंबर। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेस देन, अगर 1 लिख देता हूँ, क्या लिख दूँ, लेस देन 1, यानी कि 1 से छोटे जितना भी नेचुरल नंबर है उन सब का कलेक्शन, है ना। तो अब सोचा, हमें पता है कि नेचुरल नंबर की जो शुरुआत होती है वो क्या होती है, 1 से। अब 1 से छोटा तो कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये कैसा कलेक्शन हो जाएगा, कलेक्शन ये कैसा हो जाएगा, फिर ये एम्प्टी कलेक्शन हो जाएगा। इसमें कोई भी एलिमेंट आएगा ही नहीं, 1 से छोटा नेचुरल नंबर कोई आएगा ही नहीं, तो 1 से छोटा कोई है ही नहीं, तो ये कलेक्शन कैसा हो जाएगा, एम्प्टी कलेक्शन हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, फाई बोल सकते हैं गाइस, ठीक है। आगे बात समझ में। अब हम बात करते हैं तीसरा क्या है हमारे पास, सबसेट का। तीसरा सिंबल है हमारा सबसेट का। सबसेट का क्या मतलब होता है गाइस, कि अब देखो हमारे पास एक सेट है, नेचुरल नंबर का सेट क्या है, n है, ठीक है, और दूसरा सेट a है। अब a में क्या है, a के सभी एलिमेंट, क्या a के सभी एलिमेंट नेचुरल नंबर के सेट में है, क्या a के सभी एलिमेंट 1 2 3 4 5 इस सेट के अंदर है, a के सारे एलिमेंट इस सेट में है। तो ये सेट इस सेट का क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ a के अगर सभी एलिमेंट, इफ all element of A is contained in element in set n, then A is a subset of a set n, यानी कि A इसको बोलेंगे A is a subset of n, यानी कि A क्या है, सबसेट है n का। अब मैं बात करता हूँ, एक सेट लेता हूँ B, ठीक है, सेट क्या लेता हूँ, हाँ। अब यहाँ पर B सेट दिया हुआ है, क्या B सेट, एक सेट लेता हूँ C लेता हूँ, अगर उसमें सेट C में मैं एलिमेंट लेता हूँ 0 1 और 2, तो क्या अब ये सेट C जो है, सेट C, क्या सेट C सबसेट होगा n का, नहीं, क्योंकि इसमें 0 एक ऐसा एलिमेंट है जो इसके अंदर नहीं आ रहा है। तो ये क्या है, C जो है सबसेट नहीं है किसका, n का, तो ये सबसेट नहीं होता है, ठीक है। अब अगर ये एक छोटे वाले को बोलते हैं इस बड़े वाले का सबसेट, तो बड़े वाले को छोटा का क्या बोलेंगे, बड़े वाले को छोटे का बोलते हैं हम सुपर सेट, क्या बोलते हैं, सुपर सेट गाइस, ठीक है। n इज द सुपर सेट ऑफ ए सेट ए। आगे बात समझ में। अब हम बात करते हैं, तो हमारे पास एप्सिलॉन हो गया, फाई हो गया, सुपर सेट सबसेट हो गया।
अब यूनियन की बात करते हैं। यूनियन क्या होता है गाइस? यूनियन होता है कोई भी दो सेट ले लेते हैं। सपोज कीजिए कोई भी दो सेट लिए हमने, ए और सी ले लिया, है ना, कोई भी दो सेट ले लेते हैं। तो मैं इसको एक बार रफ कर लेता हूँ गाइस। कोई भी दो सेट लेते हैं, सपोज कीजिए एक सेट ए है, वो क्या है 1 2 3 4। देखो अगर हम देख लेते हैं कोई भी, अब क्या है दो सेट दिए हुए में, एक सेट ए है, एक दो सेट बी दिया हुआ। तो अब हमें क्या करना है? यूनियन निकालना, यानी कि ए यूनियन बी निकालना है ना। तो ए यूनियन बी क्या होता है कि दोनों के जितने भी एलिमेंट है ना, तो सब इसमें आने चाहिए, इस सेट के और इस सेट के दोनों के एलिमेंट इसमें आने चाहिए। कैसे देखते हैं? इसमें 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। अब इधर 4 और 5 दोनों आ गए इधर, तो इसके 6 आएगा, 7 आएगा, ठीक है। तो ये सेट ए यूनियन बी, यानी कि ए और बी के मिला के सारे यूनियन जब किसी सेट में बनते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ए यूनियन बी सेट बोल सकते हैं गाइस, ठीक है, सबके कॉमन। अब अगर यहाँ पर यहाँ देखो 2 बार इसलिए नहीं निकलते, सेट में एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होता है, तो एक बार ही लिखेंगे, ठीक है गाइस। चलो अब पूछते हैं ए, अगर वही बात चलती ए इंटरसेक्शन बी की, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? ए और बी में से कॉमन जितने भी एलिमेंट है, सिर्फ वो ही एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में आते हैं गाइस। सॉरी गाइस, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा यहाँ पर? अब यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है? 4 और 5, तो ये बस 4 और 5 आएगा, तो ये इंटरसेक्शन भी हो गया। अब इनको हम वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं गाइस। वेन डायग्राम से कैसे कि वेन डायग्राम में क्या होता है कि सारे सेट को एक कंप्लीट सेट को एक रेक्टेंगुलर में दिखाया जाता है, और जो सबसेट है उनको क्या होता है, सबसेट जो होते हैं उनको क्या होता है, सर्कल्स में दिखाया जाता है। अब देखो दो सेट है ए एंड सेट बी। अब देख सकते हैं सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4, 1 2 3। अब 4 और 5 क्या है? कॉमन है, तो 4 और 5 जो कॉमन एलिमेंट है वो कहाँ आएंगे? ये दोनों में है, तो दोनों के अंदर कॉमन ये वाला पोर्शन क्या है? दोनों में कॉमन है, तो 4 और 5 यहाँ आएगा, फिर 6 और 7, ठीक है। तो ये सेट ए है और ये बी है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि यूनियन के लिए, यूनियन का मतलब होता है कि इन सब का सारा सेट, तो सारा कमांड में लिख दो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये तो दोनों का यूनियन हो गया। और इंटरसेक्शन का, यानी कि इसमें से ये निकालते हैं तो पीछे जो कॉमन बचता है वो वाला पोर्शन हमेशा क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी होता है गाइस। आई बात समझ में? तो यूनियन आ गया समझ में और इंटरसेक्शन आ गया, और वेन डायग्राम में इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं गाइस, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ओके गाइस, अब हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट, यानी कि दो देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है? दो सेट दिए हुए हैं, दो सेट दिए हुए हैं, उन सेट के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। अगर दो सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसा होता है? एक ऑर्डर्ड पेयर होता है। कैसा होता है? एक ऑर्डर्ड पेयर होता है, यानी कि उसमें जो नंबर होते हैं उनमें उनका ऑर्डर क्या होता है? जो नंबर आते हैं उनको लिखने का जो ऑर्डर होता है वो मैटर करता है ना, ठीक है। अगर जैसे कि ऑर्डर पेयर क्या होता है? अगर जैसे मैंने लिखा 2 और 4, या फिर मैं 4 और 2 लिखूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा अगर सिंपल मैं नंबर लिखता हूँ, लेकिन मैं इसके ब्रैकेट लगा देता हूँ, ब्रैकेट 2 4 या फिर 4 और 2 लिखता हूँ, तो अब ये क्या होता है? नंबर मैटर करता है। अब ये अलग अलग हो गई, अगर मान लो ये कोऑर्डिनेट हो गए, तो ये कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट, तो दोनों की पॉइंट की इस जो प्लेसमेंट है वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। यानी कि जब ब्रैकेट में बंद हो जाता है तो ये क्या हो जाता है? ऑर्डर्ड पेयर हो जाती है। क्या हो जाता है? ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि इनका ऑर्डर क्या करता है? मैटर करता है गाइस। तो आप इनका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो ये कार्टेशियन जो प्रोडक्ट होता है वो कैसा प्रोडक्ट होता है? ये एक ऑर्डर्ड पेयर होता है जिसके अंदर इन एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर करता है गाइस। अब देखते हैं गाइस कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है और किस तरीके से इनका मल्टीप्लाई होता है। ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ये मतलब इसको क्रॉस प्रोडक्ट लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी के अंदर। और ये किस तरीके से होगा? ये इस तरीके से होगा गाइस, फर्स्ट का 4 से, फर्स्ट का 1 का 5 से, फिर 2 का 4 से, फिर 2 का 5 से गाइस, फिर 3 का 4 से और 3 का 5 से गाइस। तो इस तरीके से ये ए क्रॉस बी होता है। अब ये ध्यान रखना गाइस, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये कैसे होते हैं? ये ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, यानी कि ए क्रॉस बी आप अगर लिख रहे हो ना, ए क्रॉस बी, वो इक्वल नहीं होगा, डज नॉट इक्वल बी क्रॉस ए के, क्योंकि बी क्रॉस ए करोगे तो सारे एलिमेंट, पहले वाले एलिमेंट किसके आएंगे? फर्स्ट पोजीशन वाले एलिमेंट अगर आप बी क्रॉस ए करते हो तो किसके आएंगे? बी के आएंगे। तो ए क्रॉस बी
इक्वल नहीं होगा, बी क्रॉस ए के, क्योंकि ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है गाइस। चलो, तो ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट है। अब क्या होता है, अब हम बात करते हैं रिलेशन की। अब हम बात करते हैं गाइस, अब तक हमने देखा सेट है, सेट से रिलेटेड जितने भी चीज़ें थी वो हमने एक बार रिवाइज कर ली। अब हम बात करते हैं रिलेशन की। रिलेशन क्या होता है, कोई भी दो रिलेशन जो होता है वो कोई भी दो सेट के बीच में कोई संबंध बताता है या कनेक्शन बताता है। कि सपोज कीजिए कि दो सेट है इस तरीके से, एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट के साथ जो संबंध होता है, जो कनेक्शन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट के साथ जो कनेक्शन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। देखो, रिलेशन को हमेशा किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। इसको डिनोट कैसे करते हैं, नॉर्मली हम सभी रिलेशन को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। बाकी आप वैसे कुछ लोग डब्ल्यू भी लेते हैं, कुछ एफ भी लेते हैं, मतलब कुछ एफ तो नहीं, फंक्शन को सिर्फ लिखते हैं, और भी अल्फाबेट से आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो नॉर्मली रिलेशन को हम किससे लेते हैं, कैपिटल आर से लेते हैं। रिलेशन आर यानी कि रिलेशन आर सच दैट ए टू बी, एलिमेंट ऑफ ए टू बी। रिलेशन आर जो हमने बता रखा है वो सेट ए से सेट बी के बीच में बताया गया है हमने। क्या, तो रिलेशन आर जो है, आर जो रिलेशन उसको लिखते किस तरीके से कि रिलेशन आर सेट ए टू सेट बी में, एस ए टू बी में। कहां से रिलेशन है, ए टू बी में, ठीक है। ए से बी में जा रहा, ना कि बी से ए में, ठीक है। तो ये सेट ए है और ये सेट बी है। अगर मैं सेट ए के एलिमेंट लेता हूं, सपोज कीजिए कि -1 0 1 2 3 एंड 4। फिर बी के एलिमेंट लेता हूं मैं, बी के जो एलिमेंट है वो क्या है, यहाँ पर 1 0 या फिर 2 4 एंड 9 10 और 15, ठीक है, ये लेता हूँ। अब ये कह रहा है कि सेट ए का रिलेशन निकालना है सेट बी में, ठीक है। सेट ए का रिलेशन है सेट बी का, जब रिलेशन क्या है, रिलेशन आर इज इक्वल रिलेशन दिया हुआ है कि यहाँ पर ए और बी जो एलिमेंट है, ए और बी। अब देखो, स्मॉल ए और बी एलिमेंट होते हैं कि भाई ए और बी क्या है, सेट क्या है, रिलेशन क्या है, यानी कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कह रहा है रिलेशन ए टू बी में क्या है कि ए और बी जी जो है सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए और बी जो है वो बिलोंग्स करता है सेट बी। एंड क्या लिखा है, एंड क्या लिखा है, ए स्क्वायर इक्वल होगा बी के, ए स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा किसके, बी के। ये रिलेशन को हमने बताया रोस्टर फॉर्म में बता दिया कि ए का जितने भी एलिमेंट है वो कोई रिलेशन जो बन रहा है ए और बी में, ए और बी के एलिमेंट में जो रिलेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो ये बन रहा है कि ए स्क्वायर जो है वो बी के इक्वल होगा। कैसे है गाइस, देखते हैं। ये रफ कर रहा हूं मैं, अभी इनका रिलेशन देखते हैं। ये आर है तो देखते हैं रिलेशन। -1 का स्क्वायर क्या है, 1 है गाइस। तो इसका रिलेशन -1 का रिलेशन किससे हो गया, 1 से हो गया। 0 का स्क्वायर 0 नहीं है, 1 का स्क्वायर ये 1 हो गया गाइस, ठीक है। इसका इससे हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया गाइस। यानी कि अब देखो, अगर मैं इस यहां पर हमने रिलेशन किस फॉर्म में लिखा, यहां पर रिलेशन हमने लिखा, इस रिलेशन को हमने रोस्टर फॉर्म में नहीं, टेबुलर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हमने, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखा कि रिलेशन ऑफ ए एंड बी, रिलेशन और एलिमेंट ए, सेट ए और बी के बीच में जो रिलेशन है वो है, तो ए कोई एलिमेंट ए का होगा और कोई बी का। तो जहां पर ए एलिमेंट का है, ए का है, और बी जो है क्या है, स्मॉल बी जो है किसका है, बी का एलिमेंट है। वहां पे ये कह रहा है कि ये तभी लिखे जा सकते हैं जब ए तो क्या हो, ए स्क्वायर का क्या होगा, इक्वल होगा किसके, बी के। तो देखते हैं अब इसमें, इसको हम इस रिलेशन को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ए क्या आ रहा है, सपोज कि ए क्या है -1, तो यहाँ पर बी क्या आएगा, बी क्या आएगा, बी क्या होगा, ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर क्या है 1, ठीक है। फिर ए क्या है 0 वाला बन नहीं रहा है, तो ए क्या है, अगर 1 है तो बी क्या होगा, ए का स्क्वायर,
तो ए का स्क्वायर 1 का 1, फिर ए क्या है 2, ए क्या है गाइस 2, तो बी क्या होगा ए का स्क्वायर, बी जो होगा ए का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 है, तो ये यहाँ से इसका रिलेशन किससे आ रहा है 4 से। फिर 3 का रिलेशन किससे आ रहा है 9 से, यहाँ 3 का रिलेशन किससे आ रहा है 9 से, ठीक है। और किसी का रिलेशन आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये हमारा कैसा हो गया ये रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में हमने लिख दिया रिलेशन को, ठीक है। यानी कि यहाँ पर सभी एलिमेंट को हमने रिलेट कर दिया। देखो कितने एलिमेंट है, जितने हर ए के जितने एलिमेंट की प्री इमेज ए उधर सारी प्री इमेज है, सबका कनेक्शन इधर बी के किसी ना किसी एलिमेंट से है, तो जिस एलिमेंट से है उसको क्या बोलते हैं, उधर वाले को प्री इमेज बोलते हैं, इधर वाले को इमेज बोलते हैं। अभी दिखाते आगे देखते हैं गाइस, ये देख लिए एक बार, ठीक है। तो गाइस हमें क्या दे रखा था कि ए और बी में हमें जो रिलेशन दे रखा था, देखते हैं एक बार वापस कि दो एलिमेंट दिए, दो सेट है ए और सेट बी, तो उसमें कह रहा है उनके बीच में जो रिलेशन है वो इस तरीके से है कि ए और कोम बी, जहां पर ए बिलोंग्स टू सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट बी, और ए स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा, बी जो है वो किसके इक्वल होगा, बी इज इक्वल होगा ए स्क्वायर के, ए के स्क्वायर के बी इक्वल होना चाहिए। तो हम उसके रिलेशन को, अब इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो आर, अगर ए लेते हैं -1, अगर ए इसका एलिमेंट है -1 है तो इसका स्क्वायर क्या आएगा 1, बी जो क्या आएगा इसी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या है 1, तो इसका रिलेशन किससे होगा 1 से। फिर 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो 1 का रिलेशन किससे होगा 1 से, वहां से रिलेशन बताया ना बी, 1 का बी से है, तो बी क्या है ए का स्क्वायर, 1 का रिलेशन किससे है ए का रिलेशन बी से है, ए का स्क्वायर बी क्या है ए का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो एक ये -1 का रिलेशन किससे आ गया 1 से, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का रिलेशन हो गया 1 से। 2 का ए क्या है 2, अब बी क्या होगा ए का स्क्वायर कितना है 4, यानी कि यहाँ से इस 2 का रिलेशन किससे हो गया 4 से, और इस 3 का रिलेशन किससे हो गया 9 से। तो ये सारा हमने रिलेशन लिख दिया गाइस, आई बात समझ में। ये सेट बिल्डर फॉर्म ये है ये होगी रोस्टर फॉर्म, और ये आपका डायग्राम फॉर्म, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं, अब इसके अंदर देखो ये सारी जिनका भी जितने भी एलिमेंट है इधर ए सेट के अंदर, जितने भी एलिमेंट है जिनका हमने बी सेट में रिलेशन निकाला है, तो इन सारे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं प्री इमेज बोलते हैं गाइस। क्या बोलते हैं इन सबको प्री इमेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं इमेज, प्री इमेज क्या होगी, तो यहाँ पर प्री इमेज क्या होगा -1 1 2 3, ये सारी क्या है प्री इमेज ऑफ रिलेशन। तो ये क्या है गाइस प्री इमेज है, ये सारी क्या है गाइस प्री इमेज है, ठीक है। अब इन प्री इमेज की सारी की प्री है, जितने भी प्री इमेज है उन सब की कनेक्शन करके या मैपिंग करके हम क्या बनाते हैं इमेज बनाते हैं, ठीक है। इसकी मैपिंग करते हैं तो क्या बनती है इसमें इधर इमेज बनती है, ठीक है। तो -1 की इमेज क्या बनी 1 बनी, तो यहाँ पर फिर इधर जो एलिमेंट है इमेजेस जो है उन वो कौन से हैं कि इमेजेस जो है 1 2 4 और 9, ये सारे क्या है इमेजेस। तो ये इधर जो है इनका एलिमेंट जिनका हम उधर रिलेशन निकालते हैं तो उनको सबको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं प्री इमेजेस, और जो इस तरफ जो बनती है इमेज, इनकी जो इमेज बनती है प्री इमेज की मैपिंग करने से जो इमेज बनती है, कनेक्शन निकालने से जो इमेज आती है उसको हम क्या बोलते हैं इमेजेस कहते हैं गाइस, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें कि डोमेन रेंज और कोडोमेन, डोमेन रेंज और कोडोमेन की बात करते हैं गाइस। तो डोमेन क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेन ऑफ आर की। ओके अब हम बात करते हैं डोमेन रेंज और कोडोमेन की। देखो डोमेन क्या होता है कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट है ना, इधर देखो सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस है ना, प्री इमेजेस की जितनी भी प्री इमेजेस है ना उन सब का सेट जो होता है वो क्या होता है डोमेन होता है। यहाँ प्री इमेजेस क्या है -1 1 2 और 3, ये सब प्री इमेजेस, जितनी भी ऑल प्री इमेजेस जो भी है वो क्या होगी प्री इमेजेस, ये सब क्या होगा डोमेन होगा। किसी भी रिलेशन का डोमेन क्या होगा ऑल प्री इमेजेस आर डोमेन, यानी कि ऑल प्री इमेज सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस आर डोमेन, ठीक है। डोमेन क्या होगा प्री इमेजेस जितनी भी होगी वो सारी क्या होगी डोमेन होगी गाइस। अब रेंज क्या होगी सेट ऑफ ऑल इमेजेस, जितनी भी इमेजेस होगी वो क्या होगी रेंज होगी, जितनी भी इमेजेस होगी वो क्या होगी इमेजेस क्या आ रही है, यहाँ पर 2 नहीं आ रहा है गाइस, 2 इधर नहीं आएगा, आप देख सकते हैं
यहाँ 1 इमेजेस क्या बन रही है, 1 4 और 9 बन रहा है, ठीक है, 2 नहीं आ रहा है। तो जितने भी इमेजेस क्या है 1 4 और 9, जितने भी क्या रेंज क्या है, ऑल इमेजेस, सेट ऑफ ऑल इमेजेस, ऑल इमेजेस का सेट जो है वो क्या होगा, रेंज होगा। अब कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन जो होती है, कोडोमेन ऑफ रेंज क्या होता है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि बी में जितने भी एलिमेंट है, कोडोमेन, ये पूरा कोडोमेन में क्या है, जितने भी एलिमेंट है बी के अंदर वो सारे क्या आते हैं, कोडोमेन के अंदर आते हैं। बी के एलिमेंट क्या है 1 2 4 9 10 और 15, जितने भी एलिमेंट है बी के अंदर सब क्या आएंगे, कोडोमेन होता है गाइस। कोडोमेन क्या होता है, जितने भी एलिमेंट ऑफ बी है वो सब क्या है, कोडोमेन। अब हम बोल सकते हैं कि अब रेंज में एलिमेंट कौन से आ रहे हैं, रेंज के अंदर कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, बी के आ रहे कि नहीं आ रहे, और बी किस में आ रहा है, कोडोमेन में। अब क्या बोल सकते हो, क्या रेंज के सारे एलिमेंट कोडोमेन में है, रेंज के एलिमेंट क्या है 1 4 9, इसमें है क्या 1 4 और 9, यानी कि जो रेंज है वो सबसेट है किसकी, कोडोमेन की। यहाँ से हमें एक स्टेटमेंट मिलता है कि रेंज जो होती है वो सबसेट होता है किसका, कोडोमेन ऑफ रेंज। रिलेशन के कोडोमेन की क्या होती है, सबसेट होती है रेंज, ठीक है गाइस। चलो यहाँ तक हमें पता चल गया। अब हम यहाँ से हम देखते हैं कार्टेशियन, यहाँ से हमने देखा डोमेन रेंज और ये निकाला, हमने निकाला रिलेशन निकाला, देखो ये एक रिलेशन निकाला है ना, ठीक है। इस रिलेशन में जो रिलेशन हमने आर निकाला उसमें और कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमने ऊपर निकाला उनमें क्या संबंध है, वो क्या चीज़ है, वो दोनों एक दूसरे उनको कंपेयर करते हैं। तो गाइस देखते हैं, अब देखते हैं हम रिलेशन देखते हैं गाइस, रिलेशन में देख के कंपैरिजन करते हैं। हमने देखते हैं कि भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट और उनके बीच में जो हमने रिलेशन निकाला आर, उन दोनों को बीच में मतलब वो कंपेयर करते हैं तो क्या पता चलता है। उन दोनों को जब कंपेयर करते हैं, देखो हमने जो रिलेशन निकाला उसमें हमारे जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, सपोज कीजिए यहाँ पर अब इसको कंपेयर करने के लिए हम जैसे हमने जो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला वो ए और बी का निकाला गाइस, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला ए और बी का। अब यहाँ पर ए और बी में एलिमेंट है 4 और 5, ठीक है। देखो हमारे पास इस बार जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं उसके अंदर एलिमेंट हमारे ए और बी के एलिमेंट क्या थे, यहाँ पर ए के एलिमेंट क्या आए थे कि -1 1 2 3 और 0, ठीक है। चलो एक बार देखते हैं इसको। मैं पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरीके से होता है, इसको रफ कर देते हैं। देखो हमारे पास जो एलिमेंट थे, हमने ए एलिमेंट लिया था, ए लिया था, उसमें हमारे पास क्या आया था कि एलिमेंट थे -1 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और जो बी था हमारे पास, बी के जो एलिमेंट आए थे वो क्या था 1 1 4 9 10 और 1 4 1 2, बी के जितने भी एलिमेंट थे 1 2 4 9 10 और 15, तो ये था। तो हम देखते हैं गाइस कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन में क्या संबंध है। देखो क्या हम कंपेयर करते हैं तो क्या मिलता है हमें, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन से हम कंपेयर करते हैं। अगर मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालता हूँ तो ये क्या आएगा -1 इंटू 1, ठीक है, 1 इंटू 1 2 इंटू 4 या कुछ भी लिख दो, मतलब होता है। अब बहुत सारे आएंगे, ठीक है, सारे मैं नहीं लिखूंगा, जो मेरे अपने काम आएंगे वो लिखूंगा, है ना। फिर देखते हैं वैसे तो बनेंगे तो क्या है -1 इंटू 1 -1 इंटू 2 -1 इंटू 4 -1 इंटू 9 इंटू नहीं -1 10 -1 15, तो बहुत सारे बनेंगे, लेकिन मैं यहाँ वही लिखूंगा जो अपने काम आ रहे हैं। 2 4, फिर अब देखते हैं 3 9 और भी बहुत सारे बनेंगे, ठीक है। चलो तो मैं देखता हूँ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है, जितने भी कार्टेशियन, अब ये इतने सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट, अब मेरा रिलेशन क्या आ रहा है, देखो -1 1 इसमें आएगा, 1 1 इसमें आएगा, 2 4 इसमें है, 3 9 इसमें है, यानी कि जितना अभी रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट। यानी कि क्या इसके सारे एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट में से है, बिल्कुल है। यानी कि सारे एलिमेंट, रेंज के सारे एलिमेंट किस में से आते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में से आते हैं। तो रेंज जो होती है सबसेट ऑफ किसका होता है, यानी कि ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, यानी कि रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी में हो तो ये क्या होता है, इज ए सबसेट ऑफ
इज ए सबसेट ऑफ, रिलेशन आर जो है वो सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि आर जो है वो सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी। कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है उन सब का, जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है उनमें से ही कोई सबसेट आएगा जो रेंज आएगी, ठीक है। तो ये यहाँ से हमारे पास आ गई रेंज में और कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो कनेक्शन था वो हमने निकाल लिया, फाइंड आउट कर लिया गाइस। अब हम बात करते हैं गाइस टाइप ऑफ रेंज। हमने देखा था रिलेशन जैसे फाइंड आउट किए हमने, तो टाइप ऑफ रिलेशन, कितने तरीके के रिलेशन हो सकते हैं। एक सेट एस है, सेट बी के अंदर कितने तरीके के रिलेशन हो सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ रिलेशन की। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन पता चल गया ना कि किसी भी सेट ए का सेट बी में रिलेशन हमने देख लिया, ठीक है। कोई भी अब ये स्टेटमेंट जरूरी नहीं है कि रिलेशन यही हो, ठीक है। रिलेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी रिलेशन हो सकता है, बस दोनों का कनेक्शन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने लिखा था ए स्क्वायर बराबर भी हो सकता है। फिर और रिलेशन के लिए स्टेटमेंट जो हम लिख सकते हैं वो ये भी हो सकता है कि यहाँ पर ए कोमा बी है और जहाँ पर ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू क्या है, बी। यहाँ लिख सकते हैं ए लेस देन बी होना चाहिए, ए बी से छोटा होना चाहिए या इक्वल, छोटा या इक्वल होना चाहिए, ये लिख सकते हो, है ना। तो रिलेशन आप कुछ भी बना सकते हो, रिलेशन के लिए कोई भी स्टेटमेंट हो सकते हैं। बहुत सारे रिलेशन बनते हैं एक सेट एज ए सेट बी में, आप बहुत सारे रिलेशन बना सकते हो गाइस, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ रिलेशन की गाइस। किसकी बात करते हैं, टाइप ऑफ रिलेशन की। टाइप ऑफ रिलेशन क्या होता है, ओके गाइस। अब हम बात करते हैं गाइस टाइप ऑफ रिलेशन की। किसकी बात करते हैं, टाइप ऑफ रिलेशन की। यहाँ से हमारे 12th का सिलेबस चालू हो जाता है गाइस। टाइप ऑफ रिलेशन जो यहाँ से होता है चालू हो जाता है। टाइप ऑफ रिलेशन क्या होता है, सबसे पहले ये 7 तरह के टाइप ऑफ रिलेशन हम पढ़ेंगे गाइस। देखो पहला है एमपीटी। एमपीटी एक और इसमें एक आइडेंटिटी रिलेशन भी होता है, वो भी हम पढ़ सकते हैं। कुछ किताबों में दिया होता है, कुछ में नहीं है, अपने इस सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम देख लेंगे एक बार। पहला है एमपीटी, एमपीटी रिलेशन गाइस। एमपीटी रिलेशन क्या होता है कि एक रिलेशन, कोई भी एक रिलेशन होता है कि सेट ए के एलिमेंट ए टू ए में, अगर किसी भी कोई रिलेशन होता है आर के कोई रिलेशन आर है सेट ए के एलिमेंट का, कि सेट ए के ही एलिमेंट से, तो अगर कोई भी रिलेशन जो इसमें क्या होता है कि ए के एलिमेंट का रिलेशन, अगर उसको एमपीटी कब बोलते हैं, यानी कि ए रिलेशन आर इज ए सेट ए इज कॉल्ड एमपीटी रिलेशन इफ क्या होता है कि नो एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट जो होता है, नो एलिमेंट ऑफ ए सेट ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, यानी कि सेट ए का, यानी कि मान लो कि कोई सेट ए है, सपोज कीजिए कोई सेट ए है कि ये एक सेट ए है, सेट ए का कोई भी एलिमेंट क्या होता है, कोई भी एलिमेंट सेट ए के ही किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट ए के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं हो, यानी कि अगर कोई एलिमेंट, हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन ए टू ए, हम निकालते हैं रिलेशन आर जो निकालते हैं ए क्रॉस ए निकालते हैं, ठीक है। आर रिलेशन होता है, यार क्या होगा ए क्रॉस ए, यानी कि रिलेशन आर ए टू ए। रिलेशन आर जो है वो ए टू ए है, यानी कि कोई भी एलिमेंट, यानी कि अगर सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट ए के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है तो वो सेट कैसा होगा, एमपीटी सेट होगा। यानी कि अब क्रॉस प्रोडक्ट में तो क्या होता है कि इसका रिलेटेड होता है, या 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से, सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। लेकिन हमें ये कह रहा है कि अगर सेट ए का कोई भी एलिमेंट, कोई भी, यानी कि 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, 3 भी, कोई सा भी एलिमेंट सेट ए के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है तो वो कैसा होगा, एमपीटी से होगा। जब रिलेशन है ही नहीं तो कैसा सेट हो जाएगा, एमपीटी सेट हो जाएगा ना। तो ठीक है, तो सबसे पहले हो गया हमारे पास एमपीटी रिलेशन, यानी कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट ए के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है तो वो सेट कैसा होगा, एमपीटी सेट होगा गाइस, ठीक है। वो रिलेशन कैसा होगा, एमपीटी रिलेशन होगा। अब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट आएगा ही नहीं, तो कोई आएगा ही नहीं, तो ये रिलेशन आर कैसा है, ये एमपीटी है। ये रिलेशन आर कैसा है, एमपीटी है गाइस। अब बात करते हैं यूनिवर्सल जैसे, अब इसमें इसका किसी भी एलिमेंट से रिलेशन नहीं है तो इसका एक एग्जांपल देते हैं। सपोज कीजिए एक एग्जांपल है कि एक बॉयज़ स्कूल है, क्या है, एक बॉयज़ स्कूल है, उसमें ये कह रहा है कि रिलेशन क्या है, एक रिलेशन है, एक बॉयज़ स्कूल है, रिलेशन क्या दे रखा है, आर दे रखा है, ए टू ए रिलेशन दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है ए कोमा बी यहाँ पर, और ए इज़ ए सिस्टर ऑफ बी,
ऑफ बी, एंड यहाँ लिख दिया ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए और बी दोनों ही बिलोंग्स कर रहे हैं किससे, ए और बी दोनों ही बिलोंग किससे कर रहे हैं, ए से कर रहे हैं। यानी कि अब ए के अभी है क्या, ये तो क्या है ए क्या है, ए स्कूल है जिसके कैसे स्कूल है, बॉयज स्कूल। अब सारे क्या है, लड़के हैं। अब सारे लड़के हैं तो क्या कोई किसी की बहन हो सकती है, नहीं हो सकती ना। जब स्कूल पढ़ने वाले स्टूडेंट सारे ही बॉयज है तो गर्ल्स होएगी नहीं, तो बहन हो ही नहीं सकता। जब बहन हो ही नहीं सकता तो ये रिलेशन कैसा हो गया, एमपीटी रिलेशन हो गया, क्योंकि कोई आएगा ही नहीं इस रिलेशन में, कोई भी, क्योंकि इसका कोई भी ऐसा एलिमेंट, कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्टूडेंट से रिलेटेड नहीं है, तो ये कैसा हो गया, एमपीटी रिलेशन हो गया। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं दूसरे की बात करते हैं। अब आगे समझ में कि भाई एमपीटी रिलेशन क्या है, कि कोई भी रिलेशन नहीं आता है कि सेट ए का अगर किसी भी सेट ए के एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट सेट ए के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होता है तो वो कैसा रिलेशन होता है, एमपीटी रिलेशन होता है। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल की, कि सेट ए का सभी एलिमेंट सेट ए के ही सभी एलिमेंट से रिलेटेड होता है। सेट ए के एलिमेंट की ईच एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि ईच एलिमेंट ऑफ ए, ई का ए के सभी एलिमेंट ए के हर एलिमेंट से रिलेटेड है। किस तरीके से देख सकते हैं, अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दें, ए क्रॉस ए निकाल दें, ए क्रॉस ए क्या होता है, 1 का 1 से रिलेशन, ठीक है, 1 का फिर 2 से, 1 का 3 से, फिर 1 का फिर 2 का 1 से, है ना, 2 का 2 से, 2 का 3 से, फिर 3 का 1 से, 3 का 2 से और 3 का 3 से। ये कह रहा है कि एक क्रॉस ए क्या मतलब कह रहा है कि सेट ए का, दोनों भी सेट ए है, दूसरा भी सेट ए ही है, तो 1 का 1 से, 2 का 2 से, देख सकते हैं दोनों सेट ए है तो एक क्रॉस है। 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से, 2 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 1 से, 3 का 2 से, 3 का 3 से। तो ये क्या कह रहा है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि हर एलिमेंट, ये ना 1 है तो 1 से भी रिलेटेड है, 1 2 से भी रिलेटेड है और 1 3 से, यानी कि ईच एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। तो अगर ए का हर एक एलिमेंट ए के सभी एलिमेंट से रिलेटेड हो तो वो कैसा रिलेशन कैसा होगा, यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। तो अगर ये 1 का सभी एलिमेंट रिलेटेड है तो ये रिलेशन जो है R जो हो गया यहाँ पर, R बराबर ए क्रॉस ए के बराबर हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए हो गया, यानी कि इसमें जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है सब आगे, यानी कि सारे आगे इसमें। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जब सारी चीज़ें आ जाती है तो उसको हम कैसा बोलते हैं, ये कैसा हो जाएगा रिलेशन, ये यूनिवर्सल रिलेशन हो जाता है। इसमें कुछ भी पीछे नहीं बचा है, सब आ गए, जितने भी एलिमेंट है सब आ गए, सबका रिलेशन आ गया, तो कुछ भी पीछे नहीं बचता है, तो हम क्या बोलते हैं, इसको यूनिवर्सल से रिलेशन बोलते हैं गाइस। ठीक है, अब बात करते हैं कि जैसे कि अब यहाँ पर वो एग्जाम्पल लेते हैं स्कूल वाला, कि गवर्नमेंट एक स्कूल है जिसमें क्या कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि ए और बी स्कूल है जिसमें आर रिलेशन आर है। आर रिलेशन किस तरीके से है, ए कोमा बी यहाँ पर, और हम लिखते हैं सच दैट ए इज ए स्मॉलर देन, या स्मॉलर, देख सकते हैं, देन P बाय एटलीस्ट 100 ईयर, है ना। तो क्या कह रहा है कि अगर B जो है कम से कम क्या होना चाहिए, कम से कम 100 साल से छोटा होना चाहिए, 100 साल से छोटा होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट मिनिमम 100 ईयर। अब देखो क्या है, ये क्या कह रहा है कि A और B जो है, क्या कह रहा है यहाँ पर कि A और B क्या है, एक स्मॉलर A और B क्या है, रिलेशन है किसमें, सेट एक स्कूल के बच्चों का रिलेशन है, ठीक है। A और B क्या है, एक स्कूल के बच्चों का रिलेशन है, और वो कह रहा है हमसे कि उस स्कूल के बच्चों में, उस स्कूल के बीच में जो रिलेशन R जो है वो क्या है, A और B जो स्कूल के बच्चों का है, जिसमें क्या कह रहा है कि A बिलोंग्स टू क्या है, A और B बिलोंग्स टू क्या है, B, और A माइनस B इज लेस देन 100, है ना। A की जो साल है, A का जो है देखो
कह रहा है कि एक स्कूल है जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये कह रहा है कि अब उन रिलेशन ए और बी इस तरीके का रिलेशन है कि ए और बी का जो एज का डिफरेंस है वो कितना है, कम 100 साल से छोटा है, 100 साल से क्या है, छोटा है। तो कितने भी स्कूल में जितने बच्चे हैं उन सब का जो एज का डिफरेंस है वो क्या है, 100 साल से छोटे है। यानी कि इस रिलेशन के अंदर सभी बच्चे आ गए, सभी बच्चों का, चाहे किसी 10वीं क्लास का 11th क्लास से निकाल लो, 10वीं क्लास का 12th क्लास से निकाल लो, या किसी का भी पहली फर्स्ट क्लास का 10th क्लास से निकाल लो, किसी भी बच्चे का एक दूसरे से अगर आप एज का डिफरेंस निकालते हो तो उन सब का डिफरेंस क्या आता है, 100 साल से छोटा आएगा, यानी कि सबका 100 ईयर से छोटा रहेगा। तो अगर सबका ही छोटा रहेगा यानी कि सभी उसमें आ गए, उस रिलेशन के अंदर सारे बच्चे आ गए, तो सारे बच्चे आ गए तो वो कैसा रिलेशन हो गया, एक तरह का यूनिवर्सल रिलेशन हो गया गाइस, ठीक है। तो यूनिवर्सल रिलेशन का क्या मतलब है कि उस एक किसी सेट के ईच एलिमेंट आर रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है, यानी कि एवरी ईच एलिमेंट ऑफ सेट है आर रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है ना। तो जब सभी एलिमेंट से रिलेटेड हो तो वो कैसा होगा, यूनिवर्सल होगा, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस रिफ्लेक्शन की, रिफ्लेक्सिव की रिलेशन की बात करते हैं। ये देख लीजिए गाइस, यहाँ तक ये दोनों, अब ट्राइवल एक हाथ है, अगर ये दोनों क्या है, या तो सभी है, इसमें देखो एम्पिटी रिलेशन में या तो कोई नहीं है, और यूनिवर्सल में या सभी है, या तो सभी है या कोई नहीं है। अब इन रिलेशन की क्या हो जाती है, जब सब, या तो आप किसी को मतलब क्लास में स्टूडेंट शोर कर रहे हैं तो सजा दे रहे हो, या तो आप सभी को सजा दे रहे हो या फिर सबको ही छोड़ देते हो, तो उस पनिशमेंट का क्या होता है कि वैल्यू उन चीज़ों की क्या हो जाती है, वैल्यू खत्म हो जाती है। आपको अगर पनिशमेंट देना है तो उसी बच्चे को देना है जिसने लॉस किया है या जिसने शोर किया है, ठीक है, जिसने गलती की। तो अगर आप सभी को देते हो तो ये क्या हो जाता है कि उनकी वैल्यू कम हो जाती है। तो इसलिए इनको दोनों को एम्पिटी और यूनिवर्सल सेट को रिलेशन को हम ट्राइवल रिलेशन भी बोल सकते हैं गाइस, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्राइवल रिलेशन किनको बोलते हैं, एम्पिटी और यूनिवर्सल रिलेशन को ही ट्राइवल रिलेशन कहा जाता है गाइस। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि जितने भी ए बिलोंग्स टू ए इन सब का रिलेशन निकालना है। ओके गाइस, अब हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव में देखते हैं कि कोई भी सेट ए है जिसका रिलेशन है कि एक हर एलिमेंट का सभी एलिमेंट का उसी के एलिमेंट के साथ रिलेशन होना जरूरी है। जैसे देखते हैं 1 का 1 के साथ होना ही जरूरी है। जैसे सेट ए है, अब इसमें हम देखते हैं कोई रिलेशन है जो हमने टेबुलर फॉर्म में दे रखा है या फिर रोस्टर फॉर्म में दे रखा है। उसमें क्या कह रहा है कि ए का भाई ये ए जो है वो क्या है, एलिमेंट ऑफ ए है। तो यानी कि ये जो सारे है ए बिलोंग्स टू कहाँ आ रहा है, ए है। तो 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का 2 से रिलेशन है और 3 का 3 से रिलेशन है। यानी कि अगर 1 का 1 से, 2 का 2 से और 3 का 3 से अगर रिलेशन होता है तो ये रिलेशन कैसा होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। खुद से अगर रिलेशन होता है तो वो कैसा होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है गाइस। आगे दूसरा है कि कोई रिलेशन देते हैं, जैसे कि यहाँ पर 1,2 दे दिया, 2,3 दे दिया, 2,2 दे दिया, ठीक है। अब 1,1 दे दिया और 3,1 दे दिया, ठीक है, ये कोई रिलेशन दिया। अब यहाँ पर देखते हैं क्या 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का 2 से रिलेशन है, 3 का 3 से नहीं है। यानी कि ये कह रहा है कि एवरी एलिमेंट, यानी कि एक के हर एक एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना जरूरी है, ठीक है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए फॉर एवरी ए, यानी कि प्रत्येक ए, यानी कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं सबका एक बार मतलब खुद से रिलेशन होना जरूरी है। अगर खुद से रिलेशन होगा तो ही वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो यहाँ पर क्या है कि ए 1 का 1 से तो है, 2 का 2 से है, लेकिन 3 का 3 से नहीं है। जब 3 का 3 से नहीं है तो फिर वो क्या हो जाएगा, तो वो कैसा रिलेशन होगा, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब हम बात करते हैं इसके लिए कि हम बात करते हैं अगर इसको हम कि ये तो आपने सर सीधा रोस्टर फॉर्म में लिखा है। अब ये रिलेशन आर जो है अगर आप टेबुलर फॉर्म में लिखो, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं जैसे कि आर जो कोई रिलेशन है इसमें ए का ए से रिलेशन होगा, ए का बी से, सपोज कीजिए ए का बी से रिलेशन है। ए और बी सब क्या बिलोंग्स कर रहे हैं, जहाँ पर सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू क्या है, ए। तो ये कह रहा है कि ए इज लेस देन या इक्वल बी, ठीक है। ए क्या है, एक ए से ए क्या है, जो बी क्या है वो ए से लेस देन या इक्वल है। तो इसमें जो रिलेशन आ रहा है क्या आ रहा है,
एक आ रहा 1 का 1 से, 1 से बड़ा है या इक्वल, मतलब छोटा है, या तो छोटा है या इक्वल है, 1 के इक्वल है तो वही आ जाएगा। फिर 1 का 2 से, 1 का 3 से, आ गया नहीं आ गया? चलो फिर देखते हैं 2 का 1 से। अब 2 का 1 से नहीं आ सकता क्योंकि 2 जो है अब 1 तो छोटा हो गया ना, b अब बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तो 2 का 1 से नहीं होगा, 2 का 2 से और 2 का 3 से होगा। फिर 3 का, अब 3 का 1 से नहीं हो सकता, 3 का 2 से नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों तो इससे छोटे हैं, जबकि b जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बराबर या इक्वल होना चाहिए, तो 3 का 3 से होगा। ठीक है, तब ये ना जो हमने लिखा, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा ना, तो इसको हमने वापस टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। ये जितनी भी बात कह रहा है उसको सब में लिख दिया। अब हम इसमें देखते हैं क्या 1 का 1 से है, बिल्कुल है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए उसका खुद से रिलेशन है। तो ये कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अगर नहीं हो, एक का भी नहीं होता तो फिर हम बोलते हैं कि ये रिलेशन कैसा नहीं है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो सभी एलिमेंट का खुद से रिलेशन तो होना ही चाहिए, तो वो कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा गाइस। बाकी की अब बात करते हैं सिमेट्री। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है कि किसी भी सेट के एक एलिमेंट ए या फिर A1 A2 बिलोंग्स टू R है, तो इम्प्लाइज है कि भाई A2 A1 भी R होगा। ठीक है, तो वो कैसा होगा, अगर A1 A2 बिलोंग्स टू R है तो A2 A1 भी बिलोंग्स टू R होगा, तो वो कैसा हो जाएगा, तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा, यानी है ना। देखते हैं किस तरीके से, वापस इसको हिंदी में एक बार समझते हैं कि अगर किसी रिलेशन के अंदर A1 A2 बिलोंग्स टू R है और A2 A1 भी बिलोंग्स टू R है, तो वो रिलेशन कैसा होगा, वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। देखते हैं गाइस, देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कोई रिलेशन R दे रखा है इस तरीके से, उसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख रखा है, 1 का 1 से, 1 का 2 से, 2 का 1 से। ठीक है, चलो ये कोई रिलेशन दे रखा है, तो ये रिलेशन क्या दे रखा है, 1 का 1 से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमें क्या कह रहा है कि A1 A2, A1 क्या है, ये A1 है और ये A2 है। ठीक है, A1 A2 अगर इसमें है तो A2 A1 भी इसमें होना चाहिए, A2 A1 भी इसमें होना चाहिए, तो ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, क्या A1 A2 है, तो A2 A1 भी है, तो ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। अगर A1 A2 है तो A2 A1 भी होना चाहिए इस रिलेशन में, तो वो रिलेशन कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, देखो 1 का 2 से, 2 का 1 से, 3 का 3 से, 3 का 2 से, 2 का 3 से एंड 2 का, चलो यहाँ लिख लेते हैं 2 का 1, 2 का 3 से, ठीक है कोई बात नहीं। अब लिखते हैं 3 का 1 से। तो अब ये देखना है कि ये जो रिलेशन है, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो हम देखते हैं क्या 1 का 2 से है, तो इसका मतलब 2 का 1 से भी होना चाहिए है, 3 का 3 से है, तो 3 का 3 से उल्टा करोगे तो भी है, 3 का 2 से, भाई 1 का 1 से है तो वापस 1 का 1 से भी तो है, 3 का 2 से तो 2 का 3 है, 3 का 1 से तो 1 का 3 नहीं है, तो ये रिलेशन कैसा नहीं है, ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। यानी कि A1 A2 बिलोंग्स टू R होता है तो A2 A1 भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए, तभी वो रिलेशन कैसा होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा गाइस। तो सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन क्या है कि A1 A2 बिलोंग्स टू R होना चाहिए, तो A2 A1 भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए, तभी वो रिलेशन कैसा होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा गाइस। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। ठीक है गाइस, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। ओके गाइस, जब ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या कह रहा है कि अगर A1 A2 बिलोंग्स टू R एंड A2 A3 बिलोंग्स टू R है, तो ये मस्ट है कि अगर ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा तो A1 A3 भी बिलोंग्स होगा किस में, R में। यानी कि क्या कह रहा है कि अगर कोई रिलेशन है, सपोज कि ये रिलेशन A, कोई सेट A है जिसके 3 एलिमेंट 1 2 और 3 है, तो ये क्या कह रहा है कि अगर उसमें रिलेशन है, जैसे R हम रिलेशन लिख लेते हैं इसका, कि देखते हैं इसके रिलेशन 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से, 2 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 1 से, 3 का 2 से, 3 का 3 से, ये हमने कोई रिलेशन दे रखा है गाइस। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि A1 A2 यानी कि A1 A2, सपोज कीजिए कि A1 A2 ये है A1
A2 और A3। ये क्या कह रहा है कि A1 A2 अगर बिलोंग्स कर रहा है R में और A2 A1 और उसके बाद A2 A3 यानी कि A1 A2 उसके बाद A2 A3 और A3, ठीक है। अगर A1 A2 बिलोंग्स कर रहा है R में और A2 A3 भी बिलोंग कर रहा है R में, तो ये मस्ट है कि A1 A3 भी बिलोंग करेगा। A1 A3 भी R में बिलोंग्स करेगा। तो वो रिलेशन कैसा होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। क्या रिलेशन है कि अगर A1 A2 बिलोंग्स कर रहा है, यहाँ पर क्या A1 A2 है? बिल्कुल A1 A2 ये रहा, बिलोंग्स टू R है। ये कह रहा है कि फिर A2 A3 यानी कि जो लास्ट वाला है ना वो आना चाहिए A2 A3। अब A2 कहाँ है? ये रहा 2 है, ये रहा A2 A3 बिलोंग्स टू R है, बिल्कुल है। तो ये मस्ट है कि वो ट्रांजिटिव रिलेशन तभी होगा कि जब फिर क्या होगा कि जो है A1 A3 भी बिलोंग्स करेगा किस में? R में। A1 A3 यानी कि 1,3 कहाँ है? ये रहा 1,3 भी R में बिलोंग्स करना चाहिए। तो ये रिलेशन कैसा हो जाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर A1 A2 है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं A1 A2 है, A2 A3 भी है, A1 A2 A3। तो ये कैसा हो जाएगा? अगर मैं इस तरीके से रिलेशन लिख देता हूँ, देखो पूरा नहीं लिख के शॉर्ट में लिख देता हूँ, इस रिलेशन को हम जो हमारी चीज़ काम की है वही लिख लेते हैं, ठीक है। चलो A का 2 से 2 का 1 से, ठीक है। चलो देखते हैं, शॉर्ट कर लेते हैं इसको, हम देखते हैं। यानी कि क्या करा? A का 2 से, फिर 2 का 3 से, तो फिर वापस 3 का क्या 1 का 3 से भी होना चाहिए। तो क्या ये तीनों कैसे शामिल हो रहे हैं? तो ये कैसा रिलेशन हो गया? ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। यानी कि A का A2 से होता है तो नेक्स्ट रिलेशन 2 का 3 से भी होगा, A का 2 से होगा तो 2 का 3 से होगा, तो फिर वापस 1 का 3 से रिलेशन होना चाहिए, तो ही वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा है। तो ये अगर इस तरीके से रिलेशन होता है तो वो कैसा होता है? ट्रांजिटिव। और इसको हम और एग्जांपल लेंगे, जब हम एग्जांपल देखेंगे तब इनको और समझ लेंगे। और जब ये तीनों ही रिलेशन एक साथ होते हैं तो उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है। जब ये तीनों रिलेशन एक साथ होते हैं तो इसको हम इक्विवेलेंस कहते हैं। अब हम इसके एक और एग्जाम्पल लेंगे, जो बुक के अंदर एग्जाम्पल है हमारे NCERT में, उनको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो एक बार समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो कुछ कमी अगर रहती है तो हम उस वीडियो में और समझ लेंगे इनको डीपली से, और फिर हम एक्सरसाइज करेंगे गाइस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।